लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स के जो वर्क डन होते हैं ये निकालना सीखा था। आज आपको बताऊंगा कि अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है तो उसका वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के संग ये है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हर पाथ में अलग अलग आता है। तो जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछेगा आपको पाथ जरूर दिया होगा कि इस पाथ के अलोंग वर्क डन निकालो। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं उसके ऊपर। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इस पॉइंट को O कहते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है इसको A कहते हैं जिसका कोऑर्डिनेट A,0 है। यहाँ पे एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट 0,A है और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे C जिसका कोऑर्डिनेट A,A। ठीक है, हमें O से C जाना है तो कई डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये दिया है कि फोर्स ऑफ वेक्टर F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल। ठीक है, फाइंड द वर्क along the path। पहला पाथ दिया है OAC, दूसरा पाथ दिया है OBC और तीसरा पाथ दिया है O से C, मतलब डायरेक्टली O से C जाना है। ठीक है, अब इन तीनों पाथ में हमें इस फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो पहले हम ये चेक कर लें कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, क्योंकि अगर ये कंजर्वेटिव होगा तो हर पाथ से इक्वल वर्क डन आएगा, तो आपको तीनों पार्ट अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही पार्ट से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो आपको तीनों पाथ के लिए अलग अलग वर्क डन निकालना पड़ेगा। फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है ये कैसे चेक करते हैं? हमें निकालना पड़ता है डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स का फोर्स एंड डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई का फोर्स। अगर ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं, ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं, तो फोर्स कंजर्वेटिव होता है। अब अगर हम इसमें ध्यान दें तो एफ एक्स का फोर्स कितना है, ये जो फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ये एफ एक्स का फोर्स है और ये जो फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ये एफ वाई का फोर्स है। तो अगर हम एफ एक्स के फोर्स को डिफरेंशिएट करते हैं डेल बाई डेल वाई और एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जब वाई से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा। ठीक, फिर हम निकालेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई कितना फोर्स है, अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ही फोर्स है। हम जब इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा। ये वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर 2y, ये आई है वाई स्क्वायर 2x। ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर नहीं है, और अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि जो फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव है। और अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो हम इन तीनों पाथ के वर्क डन अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव के लिए हर पाथ का वर्क डन अलग अलग होता है। तो अगर हमें तीनों पार्ट के वर्क डन अलग अलग निकालने हैं तो पहला पाथ जो हमको दिया है OAC, इसके अलोंग देखते हैं कि वर्क डन कितना होना चाहिए। OAC का मतलब पहले हम O से A जाएंगे, फिर हम A से C जाएंगे। ठीक है, ये पाथ सेलेक्ट किया गया है। तो O से A हम अलग से देखेंगे, A से C अलग से देखेंगे। जब O से A जाएंगे तो इस एक्सिस में y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है। ठीक है, तो O से A जाने में y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और अगर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है तो फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। देख सकते हो फोर्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप। हम जब O से A जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट तो बढ़ता जा रहा है लेकिन y कोऑर्डिनेट की तरफ कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो O से A जाने में जो फोर्स है वो 0 है, और अगर फोर्स 0 है तो वर्क डन भी ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो OAC के पाथ में O से A का वर्क डन 0 हो गया। अब A से C का वर्क डन निकालना है। अब A से C का वर्क डन कैसे निकाला जाएगा? तो A से C में देखें कि फोर्स है कितना।
ए से सी जाने में आप कह सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ए के बराबर है। आप अगर वाई डायरेक्शन में जा रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा किसके बराबर है? ए के बराबर है। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ए के बराबर है तो ये जो फोर्स लिखा है, ये फोर्स लिखा जा सकता है एक्स कोऑर्डिनेट ए के बराबर है तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ये फोर्स टू डायमेंशनल है, इसका एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट है। ये फोर्स एक्स की तरफ लग रहा है, ये फोर्स वाई की तरफ लग रहा है। तो जब ए से सी जा रहे होगे तो एक फोर्स लग रहा है एक्स की तरफ एफ एक्स और एक फोर्स लग रहा है वाई की तरफ एफ वाई। अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस को अलग अलग देखें तो जो फोर्स एक्स की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, ए से सी जा रहे हैं आप तो ए से सी जाते समय डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एफ एक्स का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है और आपको पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन जीरो होता है। तो आप ये कह सकते हो कि वर्क बाई ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, वर्क बाई एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्स वाले ने कोई वर्क डन नहीं किया होगा तो किसने वर्क डन किया होगा? एफ वाई वाले ने। अब एफ वाई का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और अगर एफ वाई का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसने कितना वर्क डन किया है हमसे ये पूछा गया है। एफ वाई का फोर्स कितना लग रहा है? एफ वाई के फोर्स की वैल्यू है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम निकालना है वर्क बाई, ये हो गया पहला पार्ट, वर्क बाई एफ वाई के फोर्स का हमें वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो आप जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट अगर लगातार बढ़ता जा रहा है तो इसका वर्क डन कितना है ये निकालने के लिए आप ये समझें कि फोर्स अगर ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो हम एफ डॉट एस जब करते हैं और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ होते हैं तो एफ डॉट एस सिंपली एफ इंटू एस बन जाता है। तो यहां पर एफ वाई का फोर्स जो लग रहा है वो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है और मान लो हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं डी वाई का, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ वाई के फोर्स से अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी वाई का होगा तो हम ये लिख सकते हैं एफ वाई इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। एफ वाई की वैल्यू कितनी है? एफ वाई की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई लिख देते हैं। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा। और वाई कहाँ से कहाँ पर बड़ा है? आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो था और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ए है तो वाई जीरो से ए तक बड़ा होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब बाई 3 और लिमिट पुट कर देंगे तो ए क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा ए की पावर 5 बाई 3। तो हमने जो वर्क डन निकाला है वो दो पार्ट में निकाला है। ओ से ए तक कोई भी वर्क डन नहीं था, ओ से ए तक फोर्स जीरो है तो वर्क डन जीरो है, तो ओ से ए तक कोई वर्क डन नहीं आया। ए से सी तक जाने में एफ एक्स के फोर्स ने कोई वर्क डन नहीं किया, लेकिन एफ वाई के फोर्स ने वर्क डन किया और एफ वाई का फोर्स ऊपर था, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर था, तो एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन किया और जो टोटल वर्क आता है ये ए की पावर 5 बाई 3, ये फाइनल आंसर हो जाएगा ए टू द पावर 5 बाई 3। ये वर्क डन अलोंग द पाथ ओ ए सी आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सेकेंड पार्ट में आते हैं और सेकेंड पार्ट में हमने जो पाथ सेलेक्ट किया है वो है ओ बी सी, इस पाथ में चेक करते हैं। तो ओ बी सी का जो पाथ है इसमें हमें ओ से बी तक जाना है इस रास्ते में और बी से सी जाना है इस रास्ते में। जब ओ से बी जाएंगे तो आप ये कहोगे कि वाई कोऑर्डिनेट तो बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा जीरो है। एक्स कोऑर्डिनेट तब बढ़ता जब आप इधर जाते, तो इस जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमेशा जीरो है तो इस फोर्स में अगर हम एक्स को जीरो पुट कर देंगे तो फोर्स ही जीरो हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ओ से लेकर बी तक के पाथ में फोर्स इज जीरो और अगर फोर्स जीरो है तो वर्क इज जीरो। तो ओ से बी तक कोई वर्क डन नहीं हुआ है। फिर बचता है बी से सी का पाथ। जो बी से सी का पाथ जा रहे हैं आप, इस बी से सी के पाथ में एक फोर्स लगेगा एफ एक्स की तरफ,
एक फोर्स लगेगा Fy की तरफ। Fx और Fy यहां भी थे, Fx और Fy यहां पर भी है। Fy वाला कोई वर्क डन नहीं करेगा क्योंकि Fy ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन बाई Fy आप 0 कर दोगे और Fx का जो वर्क डन होगा वो Fx dx का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जब हम O से B गए तो कोई वर्क डन नहीं आया, जब B से C जा रहे हैं तो फोर्स जो लग रहा है वो कितना हो जाएगा? B से C जाते समय आप ये कहोगे कि इस जगह के हर जगह का जो y कोऑर्डिनेट है वो a के ही बराबर है, तो हम इसमें y कोऑर्डिनेट को अगर हम a पुट कर दें तो फोर्स कितना आ जाएगा? x स्क्वायर a स्क्वायर आई कैप प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर j कैप। ठीक है, ये फोर्स का x कंपोनेंट हो गया, ये फोर्स का y कंपोनेंट हो गया। वर्क बाई Fy इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो y डायरेक्शन का फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसका वर्क तो नहीं आएगा, लेकिन वर्क बाई जो Fx का कंपोनेंट है वो निकालना पड़ेगा और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ Fx dx। तो कितना आ जाएगा? Fx का फोर्स कितना है? x स्क्वायर a स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू a, x कोऑर्डिनेट 0 टू a जाएगा, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x क्यूब बाई 3 0 टू a, और ये आ जाएगा a की पावर 5/3। ठीक है, तो इसका वर्क डन भी वही आया a की पावर 5/3, इसका वर्क डन भी वही आया a की पावर 5/3। तो हो सकता है कि डिफरेंट पाथ में वर्क डन सेम आ जाए, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपको हर एक पाथ का वर्क डन अलग अलग निकालना होगा। वो सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप फोर्स देखें तो ये सिमेट्रिकल फोर्स है, इसलिए दोनों पाथ में वर्क डन सेम आ गया। अगर यही अलग दिया होता और नॉन कंजर्वेटिव होता तो वर्क डन अलग अलग आता। तीसरा पाथ है O से C। इस पाथ को देखते हैं। अगर आप O से C डायरेक्टली जाते हैं तो वर्क डन कितना होता है? तो लास्ट जो पाथ है वो O से C तक का है। तो इस डायग्राम को एक बार हम यहां पे बना लेते हैं O से C वाले वर्क डन में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमें यहां से यहां जाना है 0,0 से a, a तक। ठीक है, यहां से यहां जाना है इस पाथ। अगेन एक फोर्स लग रहा होगा x की तरफ और एक फोर्स लग रहा होगा y की तरफ, और जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि x और y के फोर्स बराबर हैं, आपको पता ही है, आपको जो क्वेश्चन में दिया है कि x और y के फोर्स बराबर हैं। और इस पाथ में अगर आप चेक करें तो ये पाथ ऐसा है कि जितना x कोऑर्डिनेट होगा उतना ही y कोऑर्डिनेट होगा। ये लाइन एकदम 45 डिग्रीज में जा रही है 0,0 से a, तो x और y के फोर्स हमेशा बराबर होंगे हर जगह पर। डिपेंड करता है आप कहां पर हैं, x और y के फोर्स बराबर होंगे। और अगर x और y के फोर्स बराबर हैं और हमें फोर्स की वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप, तो आपको ये पता है कि इस लाइन में हर जगह पर x और y बराबर है। अगर इस लाइन पे हर जगह पे x और y बराबर हैं तो आप इस फोर्स को चाहो तो लिख सकते हो, आई कैप वाले को लिख सकते हो x की पावर 4 आई कैप, और y वाले लिख सकते हो y की पावर 4 जे कैप। ऐसा मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि जब हम आई कैप मतलब x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो y को मैंने x के बराबर लिख दिया, जे कैप मतलब y की बात कर रहे हैं तो हमने x वाले को y के बराबर लिख दिया, तो फोर्स इतना आ गया। ठीक, और एक बार फोर्स इतना आ गया तो अब हमें वर्क डन निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन जो होना चाहिए ये fx dx का वर्क डन x डायरेक्शन में, fy dy का वर्क डन y डायरेक्शन में, और इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, x वाले ने जो वर्क डन किया उसको निकालेंगे, y वाले ने जो वर्क डन किया उसको निकालेंगे। अब x वाले ने कितना वर्क डन किया, fx कितना है, क्योंकि ये सिर्फ x के ऊपर डिपेंड करता है तो आसानी से निकल जाएगा, और y वाला भी सिर्फ y के ऊपर डिपेंड करता है तो वो भी आसानी से निकल जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू a, क्योंकि x भी 0 टू a जा रहा है, y भी 0 टू a जा रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा a की पावर 5/2, a की पावर 5/5, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी आएगा a की पावर 5/5, तो ये हो जाएगा 2a की पावर 5/5। ये वर्क डन आ जाएगा अलोंग द पाथ O टू C, और ये वर्क डन जो आया है ये पहले के वर्क डन से अलग आया है। रीजन यही है कि ये फोर्स जो है ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है।
तो जब भी नॉन कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स का अगर कोई वर्क डन पूछता है तो ये तरीका है जिससे आप वर्क डन को निकालोगे। ठीक है, हम लोगों ने पहले ये सीखा था कि अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी होती थी तो हम फोर्स निकाल लेते थे। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स ही होता था क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होती थी। तो अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी दी होती तो हम फोर्स निकाल लेते थे। तो उसी तरीके से अगर हमको फोर्स दिया है तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। हाँ, वो फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए तभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल सकती है। तो मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। फाइंडिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, इफ पोटेंशियल एनर्जी एट origin is 0, find potential energy at x, y। आपको जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालने को कहेगा तो आपको किसी ना किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी दी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ना दे और फिर पोटेंशियल निकालने को, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो आपसे चेंज पूछेगा। ठीक है, और अगर आपको किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालने को कहेगा तो आपको दूसरे पॉइंट की दी होगी, और हमें यहां पे दी है कि ऑरिजिन की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए आपको ये पता है कि Fx का फोर्स 2 के बराबर है और Fy का फोर्स 3 के बराबर। ठीक है, Fx इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर Fx इज इक्वल टू 2 है और Fy इज इक्वल टू 3 है तो यहां पे ये फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होना चाहिए, और कंजर्वेटिव है भी। तो जैसा हमें ये पता है कि फोर्स हमको जो भी दिया है, हमने ये पढ़ा था कि F डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू। ठीक है, अगर आप याद करें कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम ऐसा लिखते थे, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, तो डिफरेंशियल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहां पे एफ डॉट डी आर माइनस डी यू के बराबर है। अब डी आर क्या होता है? जैसे कभी भी आप कोई भी पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो अगर आप जब को पोजीशन वेक्टर बनाते हैं इसको वेक्टर आर कहते हैं, तो वेक्टर आर को लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अगर हम कोई डिफरेंशियल पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो ये डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप लिख सकते हो। ठीक है, और अगर डी आर को हम डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप लिख रहे हैं और फोर्स जो है इस फोर्स को हम लिख रहे हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ये फोर्स हो गया, और डी आर को हम लिखेंगे डी आर आई कैप प्लस डी एक्स जे कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू, ऐसा लिख देंगे। जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमको पता है कि आई डॉट आई 1 होता है लेकिन आई डॉट जे 0 होता है। सिमिलरली जे डॉट आई 0 होता है और जे डॉट जे 1 होता है। तो ओपन करेंगे तो ये मिलेगा एफ एक्स, सॉरी यहाँ पे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, आई एम सॉरी ये हमने लिखा। तो जब हम आई कैप करेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये बचेगा एफ एक्स डी एक्स, और जे कैप करेंगे तो उनका भी डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो एफ वाई डी वाई। बाकी आई डॉट जे और जे डॉट आई 0 हो जाएंगे, तो ये इतना बचेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू। ठीक है, तो अल्टीमेटली फॉर एनी प्रॉब्लम आपको ये समझना है कि ये जो स्टेप हमको मिला है, ये जो रिजल्ट हमको मिला है, ये कहता है कि एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू। हमें इस स्टेप के आगे बढ़ना होगा। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो ये स्टेप है, इसके आगे हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है? इस क्वेश्चन में एफ एक्स कितना है? 2 है, तो लिखेंगे 2 डी एक्स प्लस एफ वाई कितना है? 3 है, 3 डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट से आप देखें, मान लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट पहले 0 था और फाइनली एक्स कोऑर्डिनेट यहां हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑरिजिन पे 0 है
तो ऑरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 था, निकालनी है एक्स कॉमा वाई पे, तो वहां का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो गया। ठीक है, उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट भी ऑरिजिन पे 0 था तो 0 लिखेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट जहां पर आएगा उसके वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू वाई लिख देंगे। और पोटेंशियल एनर्जी को भी हम इंटीग्रेट करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ऑरिजिन पे कितनी दी है? 0। तो जब ऑरिजिन है, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। और जब हम किसी कोऑर्डिनेट पे जाएंगे तो वहां पोटेंशियल एनर्जी यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके इंटीग्रेशन में 2 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन सिर्फ y बचेगा, माइनस ऑफ u माइनस 0, du का इंटीग्रेशन में u माइनस 0 आएगा। अब ये तो 0 हो गया, ये माइनस को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू यू। ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो फोर्स अगर आपको दिया था तो आप वहां से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। और पहले हमने जो सीखा था वो ये था कि पोटेंशियल एनर्जी दी है तो फोर्स निकाल सकते हो। यहां से यहां जाने का तरीका हमने पहले सीखा था, अभी उल्टा है। इससे कैसे जाते थे? Fx का फोर्स निकालते थे तो x से पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे। याद है आपको? मैं याद दिलाऊं आपको, अगर फोर्स दिया हुआ है, मान लो, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, जैसे मान लो माइनस 2x माइनस 3y, तो आपको जब Fx का फोर्स चाहिए था तो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स करते थे। तो माइनस ऑफ x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो y तो कांस्टेंट होगा, सिर्फ ये डिफरेंशिएट होगा और यहां बचेगा माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2। उसी तरीके से y का फोर्स निकालते थे तो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई करते थे, माइनस, जब y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, यहां पर डिफरेंशिएट करके माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3। और फिर हम फोर्स को लिख सकते हैं Fx i कैप प्लस Fy j कैप, तो फोर्स की वैल्यू हो जाती थी 2i कैप प्लस 3j कैप। ये तरीका है पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालने का, जो हमने पहले सीखा था, आपको पहले बताया था। और अब हम सीख रहे हैं कि फोर्स अगर दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है। तो फोर्स जो दिया है उसमें Fx का फोर्स यहां रख दोगे, Fy का फोर्स यहां रख दोगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, एक और प्रॉब्लम से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फोर्स इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, पोटेंशियल एनर्जी एट origin is 0, find potential energy at a comma a। ठीक है, किसी कोऑर्डिनेट पे निकालने को कहता है। तो हमें स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट यही स्टेप से करना है। क्या स्टेप कहता है? fx dx प्लस fy dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ dy। इसी स्टेप से हमें स्टार्ट करना है। fx कितना दिया हुआ है? fx दिया हुआ है x के बराबर, तो हो जाएगा x dx। fy कितना दिया है? y के बराबर, तो y dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ du। अब इंटीग्रेशन कर लेंगे हर साइड, dx के संग x हो जाएगा, dy के संग y हो जाएगा। कहां पर ओरिजिन में 0 है? तो जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, ऐसा दिया है। और निकालना कहां है? a पे, तो x कोऑर्डिनेट जब a होता है, y कोऑर्डिनेट भी a होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी u होती है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, मतलब लिमिट पुट करेंगे तो a स्क्वायर बाय 2 आएगा। यहां पे पुट करेंगे तो y स्क्वायर बाय 2 आएगा, मतलब आएगा तो एक्चुअली x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ u माइनस 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ u। और निकालना कहां है? जहां पे कोऑर्डिनेट a कॉमा a है। तो अगर हम इन जनरल निकालते तो इसको x तक इंटीग्रेट करते, इसको y तक इंटीग्रेट करते, तो यहां तक तो पहुंच जाते। अब अगर फाइनली हमसे पूछता है a कॉमा a पर, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू a पुट कर दोगे तो a स्क्वायर बाय 2 प्लस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी a स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, यहां माइनस साइन इधर भेज देंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आप u की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉब्लम में आपने सीखा कि आपको ये वाले स्टेप से स्टार्ट करना है, fx पता होगा पुट कर देना है, fy पता होगा पुट कर देना है और निकाल लेना है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, इसको भी देखते हैं। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट x, y इफ फोर्स इज इक्वल टू y i कैप प्लस x j कैप एंड
पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट ऑरिजिन। ठीक है, ये पूछा गया। तो अगेन हम वही स्टेप यूज करेंगे कि एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू। एफ एक्स यहां पे y है तो ये होगा y डी एक्स प्लस एफ वाई यहां पे x है, x डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू। यहां पे आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, यहां पे थोड़ा चेंज है, क्योंकि अगर आप यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो y और x है तो ये इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप पिछली प्रॉब्लम में जाओ तो वहां पे इंटीग्रेशन करना इसलिए पॉसिबल था क्योंकि dx के संग पिछली प्रॉब्लम में अगर आप चेक करते हैं, जैसे इस प्रॉब्लम में dx के संग y है, लास्ट प्रॉब्लम में dx के संग x था, dy के संग y था, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि dx के संग y है और dy के संग x है, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करना है? फिर मैंने आपको एक प्रोडक्ट रूल बताया था और मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्ट रूल में अगर हम d ऑफ u डॉट u इंटू वी लिखते हैं तो ये होता है u dv प्लस v du। बस आपको इसी से इसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये u है, अगर y को देखें तो ये u है और x को देखें तो v है, तो ये है u, y है u, y की वैल्यू u है तो x की वैल्यू v है। ठीक है, और वही चीज दोबारा रिपीट होके आती है। तो अगर हम इस पूरे टर्म को लिखना चाहें तो हम लिख देंगे d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू। ठीक है, सेम जो मैंने आपको वहां भी बताया था। तो अगर ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जहां पे x संग y है और y के संग x है तो इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको y dx प्लस x dy करना करके आपको इसको एक सिंगल डिफरेंशिएशन में करना होगा। कैसे करना होगा? जो प्रोडक्ट रूल था उसको लिख देना है, d ऑफ uv इज इक्वल टू u dv प्लस v du। ये है u और ये है v और इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, और एक बार आ गया तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, कब? जब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 है। पोटेंशियल एनर्जी u है जब ये x और y कोऑर्डिनेट x और y के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, d ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई ही आएगा। लिमिट 0,0 से x, y तक है और यहां पे इंटीग्रेशन माइनस ऑफ u माइनस 0 आ जाएगा। तो लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ u, तो u की वैल्यू होगी माइनस ऑफ एक्स वाई। तो ये आपको कब यूज करना है? ये आपको तब यूज करना है जब x के संग y लगा हो, y के संग x लगा हो, तो उसको प्रोडक्ट रूल की मदद से एक सिंगल डिफरेंशिएशन में बदल देना है और सिंगल डिफरेंशिएशन में बदलकर d ऑफ एक्स वाई को एक्स वाई लिख देंगे, du को u लिख देंगे और लिमिट पुट करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये नीट में नहीं आ सकता है क्योंकि आना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी आप सीखते हो तो कोई बुराई नहीं है। ये पार्ट जेई के लिए ठीक है, लेकिन नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। नीट में इसके पहले वाले जो मैंने आपको बताया था वहीं तक लिमिटेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन सीखा और फिर हमने ये सीखा कि अगर हमको कोई भी फोर्स दिया होगा तो हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे, जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है इसमें कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग पावर वाले पार्ट में मूव करेंगे। ठीक है।